हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है और ये आता है एग्जाम में। एमकॉम के पेपर के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसमें पहले आप समझ लीजिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अपनी कंपनी को पूरी तरीके से ऑनलाइन लेके आना, ऑनलाइन इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करना, इसकी सारी चीज़ें जो हैं आपका कंप्यूटर के थ्रू मैनेज करना और कंप्यूटर ही के थ्रू आपके सेल्स करना, सारा कुछ मेन काम जो है आपकी कंपनी का कंप्यूटर के थ्रू होने लगे, देन दैट इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये किस चीज़ पर निर्भर करता है कि सामने वाला कस्टमर क्या चाहता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम जॉर्ज वेस्टरमैन के शब्दों में समझें तो ये कहता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अगर सही तरीके से किया जाए, यानी हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्रोसेस से धीरे धीरे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं समय के अनुसार, तो यह एक कैटरपिलर है, यानी एक छोटा बटरफ्लाई का बच्चा है जो कि धीरे धीरे बटरफ्लाई बना के आपकी कंपनी को बटरफ्लाई की तरह ग्रो करेगा। बट अगर आप उसको गलत तरीके से इम्प्लाई करेंगे, गलत तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो आपका जो कंपनी है वो कैटरपिलर ही के फॉर्म में रहेगी, भले थोड़ी तेज गति से करने लगे, यानी ग्रोथ का ऑप्शन कम हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी से दैट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज डन right, if it is done right, is like a caterpillar turning into a butterfly. But when done wrong, all you have is really a fast caterpillar. तो इसका मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो है हम बेसिकली चार चीज़ों के साथ डील करते हैं, जिनको कि हम इनके एसेंशियल एलिमेंट्स कहेंगे। दैट इज पीपल, डेटा, इंसाइट्स एंड एक्शन। ना पीपल का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर या एम्प्लॉय और क्लाइंट्स, इन तीनों के ही आउटलुक से हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ता है। कौन हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज कैसे हैं और वो उन कंज्यूमर्स के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से हमारे क्लाइंट्स कैसे होंगे। ना उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज डेटा, यानी डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ वन एंड अदर रिजल्ट। जो भी आपका डिजिटलाइजेशन में जितने भी तरीके के रिकॉर्ड्स हैं, यानी कितने कस्टमर्स आपकी कंपनी में आते हैं, आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज हैं, हर कस्टमर का क्या चॉइस होता है, कितनी बार कस्टमर आपके यहाँ एंटर करता है, और वो क्या कहते हैं कि कस्टमर जो है कब कन्वर्ट होता है प्रॉपर कस्टमर में, कि खाली वो आपकी वेबसाइट को देखकर चला जाता है। ये सारी चीज़ें ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती हैं। उसका डेटा जो है हम उसको इंक्लूड किए रहते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें कि सारा डेटा इस तरीके से सारा डेटा कि कितने कस्टमर्स ने क्लिक किया, कितनों ने कन्वर्ट हुए, कितने जो है फर्स्ट पेज से ही चले गए, है ना। ये सारा डेटा हमारे पास रहता है। कितनों ने मेरे वेबसाइट को लाइक किया, कितने ने सिर्फ उसको फाइंड आउट किया लेकिन एंटर नहीं किया, कितने कई बार मेरे वेबसाइट पे आए, कितनों ने मेरी वेबसाइट को देखकर खरीदा। ये सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरीके से इनसाइट्स, अगर हमारे पास इसका डेटा है तो मुझे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मेरा डेटा क्या बोलता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इनसाइट, यानी इंटरप्रेट करना कि क्या मेरे कस्टमर्स ग्रो कर रहे हैं, क्या मेरे लॉयल कस्टमर्स ग्रो कर रहे हैं। ये सारा जो है इनसाइट्स के अंदर आता है। देन वी हैव एक्शन। अगर हमने ये सारी चीज़ें प्रॉपर देख रखी हैं, हम जानते हैं, तो उसके बाद अब हमारा काम होता है एक्शन करने का, जिसमें कि हम डिसीजन चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम फाइनली जो है, देखिए फिफ्थ पॉइंट जो है वो है रिजल्ट्स। दैट इज क्वांटिफाइंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने डिजिटलाइजेशन में कितना पैसा लगाया है और उसके ऊपर मुझे कितनी इनकम हो रही है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आरओआई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेन एलिमेंट्स हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। और इसी के साथ मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगी नेटफ्लिक्स का। अगर आपको याद हो कि नेटफ्लिक्स ने कहाँ से शुरुआत करी थी। सबसे पहले नेटफ्लिक्स ने
क्या कहते हैं, आप डीवीडीज होती है ना, तो डीवीडीज को उन्होंने शुरू किया था। दे हैड एन आइडिया टू रेंट डीवीडी बाय मेल, पहली बात। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेकंड इनका फॉर्म, एंड दिस हैपेंड इन द ईयर 1987। By the coming of 2002, they started getting up. They got a patent for a rental subscription service, है ना, जो ये जो रेंटल करके वो अपने डीवीडीज को भेजते थे, इसका उन्होंने इस मेथड का एक पेटेंट ले लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन था इनकी, जो इन्होंने फिर देखा, जब इनके सब्सक्रिप्शंस काउंटेड होने लगी, तो इनके सब्सक्रिप्शन बाय द ईयर 2006 इट वाज 5 मिलियन। ठीक है, और इसके बाद 2007 में आते आते इन्होंने स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। 2011 में इन्होंने नेटफ्लिक्स बटन, जो कि रिमोट में नेटफ्लिक्स बटन होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया। Then they went on in 2012-13, they went on making original series, जो कि आप लोग जानते हैं, आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं, वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, तो दैट इज व्हाट इज मेकिंग ऑफ ओरिजिनल सीरीज। एंड उसके बाद का ऑप्शन आपको पता ही है कि खुद उन्होंने ओरिजिनल सीरीज बनाने के बाद उन्होंने इसमें प्राइस भी। उसके बाद इनके 100 मिलियन ग्लोबल सब्सक्राइबर्स हो गए 2017 में, एंड 2020 में मोस्ट नॉमिनेटेड स्टूडियो जो है ऑस्कर अवार्ड इनको प्राप्त होता है। इसी तरीके से जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है आपका पिज्जा हट का, जो है ट्रैकर का, है ना, पिज्जा ट्रैकर का। उसमें डोमिनोज ने जो है इसको पिज्जा ट्रैकर का इस्तेमाल किया। वो इस तरीके से फाइंड आउट करता था कितने फुटफॉल पिज्जा के लिए अवेलेबल हो सकते हैं ना। तो डोमिनोज बिकेम द फर्स्ट डिलीवरी कंपनी टू लॉन्च इट्स पिज्जा ट्रैकर टेक्नोलॉजी टू कीप कस्टमर्स अपडेटेड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ देयर ऑर्डर्स। सबसे पहले डिजिटल स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को ये जानना होगा कि मतलब हम लोग जब डिजिटाइजेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी हमको, और उस स्ट्रैटेजी के लिए वी हैव टू सेट टारगेट्स लाइक व्हाट इज़ द बिजनेस वैल्यू, हम लोग अपने बिजनेस को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और उस हिसाब से पहले आपको टारगेट सेट करना होगा। उसके बाद हमें जो है एक कल्चरल चेंज आएगा, जैसे कि आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि वो कंप्यूटर्स पे वो प्रोग्रामिंग सीखें, उस वेबसाइट के साथ फ्रेंडली हों जो कि आपको करना है, जो कि आपको बनाना है, उस वेबसाइट को कैसे वो मैनिपुलेट करें। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी अपने एम्प्लॉयज़ को। दैट इज़ कॉल्ड प्रिपेयर फॉर कल्चरल चेंज। एंड व्हेन यू आर ऑनलाइन, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना रहेगा कि जो आपका कस्टमर है वो भी एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। इफ ही विल नॉट लाइक, ही विल गिव अ रिव्यू on that, and you first of all you have to extract, and then you will have to give be extract the customer, and then you will have to push him and pull him, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद कस्टमर रेडी आपको होना पड़ेगा, और आपके एम्प्लॉयज़ को भी कस्टमर रेडी होना पड़ेगा। इसके बाद आता है स्टार्ट स्मॉल। हाँ, आप जब स्मॉल स्ट्रैटेजिक प्लान से शुरू करें, एक छोटा
मतलब अपने बिजनेस का पूरा सब कुछ ही जो है पहले से नहीं आपको डिजिटाइज करना है। थोड़ा थोड़े सेटअप में थोड़े थोड़े पायलट जो है प्रोजेक्ट लेकर आपको थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग करते हुए ऑनलाइन आगे बढ़ना है। ठीक है मैम। फिर उसके बाद कौन से मैपिंग आउट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है चूजिंग टूल्स। मतलब आप अगर पेमेंट को ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, यूपीआई कार्ड सारे ही चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए आपको हर एक। अब अगर हम लोग फील्ड्स की बात करें किसमें डिजिटाइजेशन होना शुरू हुआ है, तो आज एवरी वॉक ऑफ लाइफ में हम लोग डिजिटाइजेशन देख रहे हैं। वेदर इट इज़ एजुकेशन, इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, डेटा स्टोरेज, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड ऑल अदर फील्ड्स वी आर facing, and we have to go for digital transformation. Now, the development and the use of digital technologies is also impacting the government also. आपने अभी करेंसी में आपने पढ़ा होगा कि डिजिटाइज करेंसी तक की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट्स ऑपरेट ऑन एंड ऑपरेशनल एंड फंक्शनल जो वर्क्स है उसमें तो डिजिटाइजेशन हो ही रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज़ ऑल्सो गिविंग प्रायोरिटीज टू पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसमें मतलब प्रायोरिटाइज के करते हुए जो सरकारी उद्योग हैं, सरकारी संस्थान हैं, वहाँ पर भी डिजिटाइजेशन हो रहा है और उसमें इनकी मांग हो रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे मुख्य जो चीज़ है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर को वेट नहीं कराना है और उसको सही चीज़ अवेलेबल सही टाइम पे कराना है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसके लिए आपको रेडी रहना होगा। ऑन द अदर हैंड कस्टमर के लिए भी ये अच्छा होता है, उसे सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, मैन्युफैक्चरर से लेकर प्रोडक्ट के आउटलाइन तक जो है अवेलेबल हो जाता है। उसको दूसरों के रिव्यूज़ के बारे में पता चलता है और उसको वो चाहे तो उसमें एंटर कर सकता है और बहुत जल्दी ही वो उस आपके वेबसाइट से बाहर भी आ सकता है। इसलिए आपको दोनों तरफ से ही इसका ध्यान रखना होगा। इसके बाद आता है डेटा एनालिटिक्स। आप डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कहाँ पर कितना आपका वेबसाइट पे क्लिक हुआ, कितना आपके कस्टमर्स जो हैं वो कन्वर्ट हुए, प्रॉपर लॉयल कस्टमर्स में कितने फिर से आए। तो ये सारी चीज़ों की एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू सेट की व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू हैव टू कंटिन्यू एंड फाइनली द डिजिटल ऑपरेशंस कि अगर कोई कस्टमर जो है ऑन यूपीआई पे क्लिक करता है तो उसका यूपीआई करेक्टेड प्रॉपर है कि नहीं। सपोज जीपे के साथ है अगर आप यूपीआई, तो उसको वो उसके वो आपकी तरफ से कोई फैसिलिटी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो रीडायरेक्ट हो जाए जीपे की तरफ। तो ये सारी चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने केस स्टडी ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसको डील किया है और मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से इन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपनी कंपनी में। ये केस स्टडी मैंने इंटरनेट से ही लिया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्री प्लानिंग, है ना। ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में सबसे पहला जो टाइम पीरियड जो पहली चीज़ है दैट इज टू बी रिमेम्बर्ड इज प्री प्लानिंग। और इसमें आप देखिए कि अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी, इन्होंने सिग्निफिकेंट जो है लंबा टाइम जो है प्री प्लानिंग के लिए दिया है। उसके बाद जो दूसरा है वो रिसोर्सिंग। जब आप प्लान कर लें, हर तरीके से इमेजिनेशन कर लें कि आगे आपको क्या करना है और उन हर एक चीज़ को कैसे अकम्प्लिश करना है, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्सेज क्या कमी है, कितने एजेंट्स को और हायर करना है और किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट पे आपको एजेंट्स हायर करने हैं और आपका वर्क को कंप्लीट कराना है। उसके बाद जो थर्ड है वो है
कि आपको अपने पहले बिजनेस लैग्स ढूंढने पड़ेंगे कि क्या कमियां हैं, उसके बाद आपको एक विजन बनाना पड़ेगा, एक इमेजिन करना होगा कि आप अपने बिजनेस को इस तरीके से देखना चाहते हैं, वहां पर इस तरीके का कस्टमर आएगा, इस मार्केट में आप अपने विजन को ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपको विजन करनी होगी। देन वी कम टू डिफाइन एंड रेस्ट्रिक्ट द प्रोजेक्ट स्कोप, कि आपका जो आपने अभी जो प्रोजेक्ट लिया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको किस पॉइंट तक आपको लेके चलना है। आप उसको इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं कि नेशनल लेके जा रहे हैं कि लोकल लेवल पे रखना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें डेफिनेशन के साथ रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। एंड फाइनली फ्रॉम वेयर यू गेट योर डेटा एंड हाउ डू यू मैनिपुलेट इट, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो इन पांचों ही चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। प्रेजेंट प्लानिंग में यहाँ पर 9 महीने की प्लानिंग ली गई है, क्योंकि उन्होंने जो प्रोजेक्ट उठाया है वो करीबन लंबा चलेगा, 20 साल लॉन्ग प्लान चलने वाला है ना। तो अगर 20 साल लॉन्ग प्रोजेक्ट अगर होने वाला है तो कम से कम उसमें साल भर की प्लानिंग प्रोसेस होनी चाहिए। जितने भी पहले चीजें हो चुकी हैं उनको कंसिडर करना चाहिए, उसके बाद ही उसको प्रोजेक्ट को प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने 9 मंथ्स का टाइम दिया है। द रिसर्च कंप्लीटेड बाय डेटॉस इनसाइट्स, जिसको कि पहले नोवारिका और इक्विसॉफ्ट कहते थे, इन्होंने ये रिसर्च की है। एंड इन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि बिगेस्ट सक्सेस फैक्टर इन देयर प्रोजेक्ट वाज द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट डिवोटेड टू प्री प्लानिंग। ठीक है, इसी पे जो CIO है उन्होंने कमेंट भी किया है कि सक्सेसफुल प्री प्लानिंग रिक्वायर्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस केस, कम्युनिकेटिंग इट क्लियरली टू ऑल स्टेक होल्डर्स। यानी एक बिजनेस केस, मतलब हम जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे उनसे ये कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए, एंड इंश्योर करना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं और उसमें कितना सक्सेसफुल होंगे। द की इज टू अलाइन योर प्रोजेक्ट गोल्स विद द एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट गोल्स। मतलब ये कि अगर मैं बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ तो प्रेजेंट हमारे प्रॉफिट्स पे बहुत नुकसान नहीं पड़ेगा, इसके साथ एक अलाइनमेंट करनी चाहिए कि हम इतने शेयर्स को मार्केट में लाएंगे और इतने शेयर्स मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ डील करेंगी। It's easier to achieve buy-in from key decision makers if they can see how your project supports their vision for the future of the entire organization. The communication piece is critical. Transparency is non-negotiable. Otherwise, you won't receive targeted feedback. You need to foresee and for अगर आपने properly सबको नहीं समझाया तो आपके communication skill पे इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। और जब आप कुछ चीजें खरीदेंगे अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे रिस्क्स और प्रॉब्लम आ सकते हैं, जहां पर जब आपको पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन इज वेरी क्रिटिकल। जैसे कि मैंने समझाया कि रिसोर्स प्लान के लिए पहले आइडेंटिफाई किया गया कि क्या इंटरनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस दैट आर अवेलेबल। बट जो चीजें नहीं अवेलेबल हैं दैट इज उसी को बोलेंगे गैप्स। उसके लिए नए हायर करने पड़ेंगे, कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ेंगे, वेंडर और रिसोर्सेज को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स हायर किए गए हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हायर किए गए हैं और कुछ थर्ड पार्टी फैसिलिटेटर्स हायर किए गए हैं। और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या चीजें हैं जिससे उनके काम में कमी आ सकती है और उसके लिए उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं, नोट्स बनाए गए और उस पर फिर इम्प्लीमेंट किया गया। बिजनेस विजनिंग हमें ये बता रहा है कि हम अपनी प्रेजेंट चीज़ों को एग्जामिन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और जिन चीज़ों को हमें ओवरकम करना होगा वो हम ओवरकम करेंगे। और फिर हम एक इमेजिनेशन जिसको कि पेपर पे हमें ड्रॉ करना होगा कि हमारी कंपनी इस तरीके की लगेगी और इसमें उसके इन कार्यों में ये इस तरीके की चेंजेस आएंगे। मॉडर्न कैपेबिलिटीज को यूज करना बहुत जरूरी है, पुरानी लेगेसी को तोड़ना भी बहुत जरूरी है। कीप इन माइंड दैट एज यू डेवलप योर विजन यू शुड ऑल्सो लुक टू प्रायोरिटाइज। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रायोरिटी वाइज
प्रायोरिटी वाइज करना है। पहले क्या पेमेंट को हम मॉडर्नाइज करेंगे कि प्रेजेंटेशन को हम मॉडर्नाइज करेंगे कि डिलीवरी को हम मॉडर्नाइज करेंगे, इस पर आपको काम करना होगा। है कि हम अपने प्रोजेक्ट को कई हमारे पास अप्रोचेस हो सकते हैं मॉडर्नाइज करने के, है ना। देयर आर मेनी अप्रोचेस टू मॉडर्नाइजेशन। फ्रॉम बिग बैंग एक मेथड हो सकता है, बिग बैंग विच वाज मोर कॉमन, से लेकर आजकल जो नया चल रहा है दैट इज ग्रीनफील्ड इटरेटिव अप्रोच। ग्रीनफील्ड का मतलब नई नई तरीके से, which is gaining increasing traction today for most insurers looking to jumpstart modernization and see benefits in the near term. The way forward is to choose a small number of products you want to modernize and implement a new uh, PAS solution, performance appraised solution for them। पहले परफॉर्मेंस के अनुसार वो सोल्यूशन को फेज 1 पे अप्लाई करें, छोटे से लेकर, और उसके बाद आगे बढ़े। एंड इन ऑर्डर टू एक्सिलरेट इम्प्लीमेंटेशन इट इज बेस्ट टू अवॉइड कस्टमाइजेशन as much as possible. Ideally, cloud-based SaaS solution that are ready to go out of the box are the best starting point. तो देख लीजिए यहाँ पर रिसर्च ये बता रहा है कि क्लाउड बेस्ड SaaS solutions are the best for the starting time, but they are rules based, इनमें rules होते हैं and therefore highly flexible without having a change code. They give organizations a quick way to go live and take control of their system. They have rule based systems and they generally they are highly flexible and they are not always change prone of codes, and so they are easily taken by the system. अब टाइम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल को ध्यान रखने का। आपको ध्यान रखना है कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट मॉडर्नाइजेशन पे कर रहे हैं उससे कितना रिटर्न मिल रहा है। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर एक्चुअली एबल टू रिटायर ऑल योर लेगेसी से। लेगेसी का मतलब होता है पुराने सिस्टम को जब आप पूरी तरीके से हटा देंगे तभी ये पॉसिबल है, बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं होना है। That makes the ability to migrate policy of those platforms and onto the target system a critical success factor. और क्योंकि जो पुराने सिस्टम्स अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वही आपके लिए रुकावट बनेंगे। However, many companies make the mistake of not considering data conversion at outset of the project. बहुत समय ऐसा होता है कि डेटा को जैसे प्रेजेंट में चाहिए उस हिसाब से लोग कन्वर्ट नहीं करते, सोचते हैं कि पुराने डेटा से काम चलाएंगे। It gets left to the end and unfortunately often suffers because there is no time and few resources remaining to do migration properly. उस डेटा को, जो भी आपके पास डेटा है, उसको सबसे पहले प्रेजेंट के हिसाब से आपको कन्वर्ट कर देना है। इन अदर इंस्टेंसेस organizations feel it is a small job that can be handled internally. डेटा माइग्रेशन को बहुत लाइटली नहीं लेना है। डेटा को सबसे पहले आपको हैंडल करना चाहिए। ओनली टू रन into trouble because of lack of experience, inadequate tools, and a gross underestimation of the size and complexity of the conversion. Instead, the best practice would be to perform a block analysis to determine the number of systems involved, product types, etc. आपको एक कस्टम एनालिसिस करने लिए चाहिए कि कितने सिस्टम्स आपकी कंपनी में इन्वॉल्व हैं और कितने तरीके के आपके पास प्रोडक्ट टाइप्स है।